अस्सलाम वालेकुम। चलिए जी बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ जो है वो आज बात स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने इस लेक्चर से पहले ना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स के बारे में बात की थी। आज हम पेस्ट के मॉडल के सोशल फैक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। सर, सोशल फैक्टर्स के अंदर आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स, कल्चर, डेमोग्राफिक बैलेंस, लोगों की ओवरऑल एटीट्यूड टुवर्ड्स हेल्थ, टुवर्ड्स इनकम, टुवर्ड्स लाइफस्टाइल, ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो आ रहे होते हैं। इनफैक्ट बाकी तमाम फैक्टर्स के अंदर सोशल फैक्टर एक वाहिद चीज़ आपके पास ऐसी है जिसका इम्पैक्ट किसी भी बिजनेस के ऊपर सबसे जो है वो ज़्यादा आ रहा होता है। उसका रीज़न ये है कि दीज आर सम फैक्टर्स जिनको बिजनेस कंट्रोल नहीं कर सकता, बल्कि उनके साथ साथ जो है वो प्ले कर रहा होता है। बहुत सारे बिजनेसेस किसी भी सोसाइटी के नॉर्म्स को, कल्चर को, वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को, एथनिक ग्रुप के ब्रेकअप को, किसी भी कल्चर के अंदर या सोसाइटी के अंदर जो सब सोसाइटीज़ हैं वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट कर रही हैं, उनको यूज़ तो जो है वो कर सकती है। उनको यूज़ करके, एनालाइज करके कंपनी अपनी एचआर पॉलिसी बना सकती है, कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो है वो बना सकती है। देखते हैं हम इस पूरे लेक्चर में आगे आगे। लेकिन उनको ज़्यादा चेंज जो है वो नहीं कर सकती। ऑब्वियसली विद टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस, जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं उन्होंने सोसाइटी को चेंज किया है। एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपको ये दे दूँ कि पाकिस्तान में 4G और 3G आने के बाद बहुत सारी सर्विसेज, यूबर इज़ वन ऑफ देम, फूड पांडा इज़ वन ऑफ देम, ऐसी आई हैं जिन्होंने हमारी सोसाइटी के बिहेवियर और नॉर्म्स को जो है वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया। तो यस, देयर इज सम वे इन विच कंपनीज कैन इन्फ्लुएंस द सोशल फैक्टर्स, बट मोस्टली होता ही है कि सोसाइटियल फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी बिजनेस के ऊपर जो है वो इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। ये सारे सोसाइटियल फैक्टर किसी भी बिजनेस का मेक और ब्रेक जो है वो बन सकते हैं। मैं यहाँ पर बात को आगे बढ़ाने से पहले आपके साथ एक छोटा सा केस स्टडी जो है वो शेयर करना चाहूँगा। नॉट केस स्टडी एग्जैक्टली, इट्स मोर लाइक अ डिस्कशन। हम में से बहुत सारे लोग जो नेटफ्लिक्स देखते होंगे, आई एम वेरी श्योर उन्होंने नार्कोस सीजन जो है वो देखा होगा। एंड व्हेन आई वाज वाचिंग दैट सीजन, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसमें पूरी स्टोरी जो है वो उन्होंने एक डेवलप करके बताई है, हाउ द वॉर ऑन ड्रग्स एक्चुअली वर्कड। और उस पूरी कहानी में ना 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ, 2-3 सीन इस तरह के थे जिसके अंदर उन्होंने एक इंसाइट जो है वो दिया, और इंसाइट बहुत इंटरेस्टिंग था कि अमेरिकन ड्रग इन्फोर्समेंट वाले दुनिया के जिस मुल्क में जाके ड्रग्स कंट्रोल जो है वो करने के लिए जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट की एक्शन जो है वो कर रहे होते थे, तो वहाँ के जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं, लोकल जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जब उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते थे, तो उसमें एक सीन बड़ा अच्छा था उस सीज़न के अंदर, जिसमें वो एक प्रेसिडेंट होता है कोलंबिया का, और सीज़न में वो एक ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी के बंदे को ये बोल रहा होता है कि सी द प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली ऑन द पार्ट ऑफ यूएस, क्योंकि आप अभी कंट्रोल ये कर रहे हैं कि जहाँ पे ड्रग्स बन रहा है उनको पकड़ो, रूट्स करो बंद, और इसके थ्रू जो है वो आप ड्रग प्रॉब्लम को कर रहे हैं कंट्रोल। हालांकि असल प्रॉब्लम जो है वो ड्रग एब्यूज़ का, वो डिमांड का है। तो वो डिमांड जो है क्योंकि यूएस से ओरिजिनेट हो रही है, तो आई थिंक यू शुड वर्क ऑन योर होम। ये बात को तकरीबन 40-50 साल हो गए हैं, और अमेरिकन बजट हर साल इसके ऊपर खर्च होता है। इनफैक्ट लास्ट ईयर ही मैं एक डॉक्यूमेंट अभी पढ़ रहा था ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले। वाइट हाउस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर था कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, दे हैव एलोकेटेड अ बजट ऑफ $42.5 बिलियन US। दिस इज वे टू हायर देन दी बजट्स ऑफ मैनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। थिंग इज, उसके बावजूद दे आर नॉट विनिंग द वॉर ऑन ड्रग, और अब उन लोगों ने फोकस अपना शिफ्ट करना स्टार्ट किया है टुवर्ड्स देयर ओन होम। अब वो इस बात की तरफ जा रहे हैं कि यार असल में जो प्रॉब्लम है ना, दैट इज़ एक्चुअली विद द डिमांड, विद द इंडिविजुअल्स जो बेसिकली ड्रग यूज़ कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, आप इमेजिन करें इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद भी अगर अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रॉब्लम को फाइट नहीं कर पा रही, तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या है सर? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न वो सोसाइटियल डेवलपमेंट्स हैं जिनकी वजह से इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो बिल्डअप होना स्टार्ट हुई है। देयर इज़ नो एम्बिग्विटी। मैं यहाँ ये बहस नहीं करूँगा कि सर ये तो एक एडिक्शन है और प्रॉब्लम है, लेकिन द थिंग इज़ दैट इस बिज़नेस को हमेशा नए कस्टमर मिल जाते हैं। तो ये चीज़ एक एपिडेमिक की तरह क्यों फैल रही है? ऐसा क्यों है कि जो नई यंग जनरेशन आ रही हैं वो इस प्रॉब्लम के अंदर जो है वो आ रही हैं? तो ये बेसिकली कुछ सोसाइटियल फैक्टर्स हैं जो कुछ सालों से डेवलप होना स्टार्ट हो गए हैं, जिनका इम्पैक्ट इनके ऊपर आना स्टार्ट हो गया। तो इमेजिन दैट इफ़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन, इफ़ दे कैन नॉट कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, तो आप इमेजिन कर लें कि इंडिविजुअल केसेस के अंदर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, छोटी कंपनीज हों, बड़ी कंपनीज हों, वो अपने आप को इन सोसाइटियल डेमोग्राफिक चेंजेस से, कल्चर के अंदर जो चेंज आ रहा है उससे अपने आप को सेफ नहीं कर सकती।
सर सोशल फैक्टर्स के अंदर आपकी बुक में एक छोटी सी बात बोली, आए जरा बुक के बारे में भी देख लें कि उसने क्या क्या बातें बोली हुई हैं। यहाँ पे 2-3 की टर्म्स हैं, मैं चाहूँगा जरा आप उसके ऊपर फोकस करें, थोड़ा सी हम बात रीड कर लें, फिर हम इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, ताकि मैं नहीं चाहता कि ये लेक्चर ऐसा हो कि आप जिसके अंदर जो है वो सिर्फ बुक खोल के रीड कर रहे हो और आप मेरी बात सुन रहे हैं तो वो एक बराबर हो, कुछ आपको एक फ्लेवर जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन पहले देख लें बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। कह रहे जनाब, सोशल फैक्टर्स इंक्लूड्स द एटीट्यूड्स, वैल्यूज, एथिक्स, लाइफस्टाइल influence what, how, where and when people purchase products, services are difficult to predict. Obviously they are very difficult to predict. उसका रीज़न ये है कि ये सारे के सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स इवॉल्व कर रहे होते हैं ऑन कंटिन्यूस बेसिस। कोई नई मूवी, कोई नया कॉन्सेप्ट, कोई सोसाइटी में होने वाला इवेंट सोसाइटी को ओवरऑल लोगों के एटीट्यूड, प्रेफरेंस, वैल्यूज़ को जो है वो चेंज कर रहा होता है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि उनके ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर चेंज हो रही है, ह्यूमन इंटरेक्शन ऑन गोइंग बेसिस के ऊपर चेंज हो रही है। इस वजह से कंपनीज के लिए इस फैक्टर को असेस करना, जज करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। आगे कह रहे हैं बिकॉज दे कैन बी वेरी सब्जेक्टिव, वही बात जो भी हमने बोली, एंड क्वालिटेटिव इन नेचर। आगे बोल रहा है दीज फैक्टर्स ऑल्सो कीप चेंजिंग एज पीपल मूव थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। मैं इसके अंदर एक सेंटेंस ये ऐड करूंगा, एज सोसाइटी मूव थ्रू डिफरेंट फेसेस ऑफ देयर ओन जर्नी। ये सिर्फ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा है, ये ओवरऑल सोसाइटी की भी बात कर रहा है। इंडिविजुअल के केस में तो बात ये है कि आप जिस एज के अंदर हैं, जैसे जैसे आपकी एज चेंज जो है वो होती जाती है, आपकी प्रेफरेंस और जो प्रोडक्ट्स आप बाय कर रहे होते हैं वो चेंज होते जाते हैं। आप जाहिर सी बात है, अभी सीए के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो इनकम लेवल है और आपके जो इंटरेस्ट हैं वो आपकी इस एज और इस ग्रुप को जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। कल को आप सीए क्वालिफाई हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, आप कल को बाहर अच्छी जगह जॉब कर रहे होंगे, शादी हो जाएगी, 2-3 बच्चे हो जाएंगे, तो गोज विदाउट सेइंग कि जैसे जैसे आप एज करते जाएंगे, जैसे जैसे आपकी लाइफ में चेंज आता जाएगा, तो एज अ कस्टमर फॉर अदर कंपनीज आपकी प्रेफरेंस, आपका लाइफस्टाइल, आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स वो चेंज होती जाएंगी। ऑब्वियसली आपकी स्पेंडिंग हैबिट आपकी इनकम के साथ जो है वो डिपेंड करेगी। तो ये सारे के सारे आइटम जो हैं ये सोशल फैक्टर्स के अंदर फॉल कर रहे हैं। कह रहे हैं ना, पीपल ऑफ ऑल एजेस हैव अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन अ टिपिकल परसेप्शन ऑफ अ कंज्यूमर। They also experience time in different ways and try to gain more control over their time. इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा भाई। किसी का अगर आप इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो किसी का भी अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं, कॉफ़ी शॉप के अंदर बैठे हैं, रेस्टोरेंट के अंदर बैठे हैं, और सामने वाला जो बंदा या बंदी है वो अगर टाइम पे नहीं पहुंच रहा और आपको बहुत शिद्दत के साथ जो है वो इंतज़ार है, तो आपके लिए वो टाइम जो है वो ज़्यादा स्लो स्पीड से जो है वो कटना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यही टाइम एग्ज़ाम से पहले डबल और ट्रिपल की स्पीड पे जो है वो भाग रहा होता है कि हर 1-2-3 दिन बाद बच्चे के दिमाग में आता है कि यार सिर्फ 20 दिन रह गए, सिर्फ 21 दिन रह गए, सिर्फ 12 घंटे रह गए। तो जिस स्पीड से टाइम आपका मूव हो रहा होता है, ये हालात आपको एग्ज़ाम हॉल के अंदर भी जो है वो फेस करनी पड़ती है। तो अगेन लोगों के साथ भी ऐसा ही है, सोसाइटी के साथ भी ऐसा ही है। जो हालात होते हैं उसके हिसाब से लोगों का परसेप्शन बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। सर 3 फैक्टर्स यहाँ पर हैं, ये 3 की टर्म्स हैं, कीप दिस की टर्म्स इन माइंड जैसे जैसे हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। कह रहे हैं जनाब, सोशल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर और डेमोग्राफिक फैक्टर्स। सोशल फैक्टर में कह रहा है इन द एनवायरनमेंट रेफर्स टू द चेंजेस इन हैबिट्स, टेस्ट, वैल्यूज एंड प्रेफरेंस। फॉर इंस्टेंस, हमारे अम्मा अब्बा के दौर में, हम सब के अम्मा अब्बा के दौर में, हमारे शहर के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर ओवरऑल डाइनिंग का इतना कल्चर एग्जिस्ट नहीं किया करता था। रेस्टोरेंट्स होते थे पहले भी, लेकिन होता क्या था कि बस वो फैमिली कभी एक दफ़ा गई है और उन्होंने खाना खाया और बच्चे को साथ लेकर गए, और रेस्टोरेंट भी जो है वो रोड के ऊपर है, वहीं पे कुत्ता भी घूम रहा है, वहीं पे बिल्ली भी घूम रही है, और वेटर भी उसी तरह का है। नॉर्मल एक जो है वो हालात आपके पास मूव कर रहे हैं। लेकिन सर अगर आप अब नोट करना स्टार्ट करें, अब डाइनिंग का कल्चर बहुत चेंज हो गया। अब रेस्टोरेंट उस तरह के नहीं है जिस तरह आपके अम्मा अब्बा के दौर में हुआ करते थे। अब आपका मेन्यू एक लेमिनेटेड शीट के ऊपर नहीं आता, आपके पास एक प्रॉपर मेन्यू होता है। आपके पास रेस्टोरेंट्स वाले अपनी ब्रांडिंग को लेकर, अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी को लेकर, सर्विस क्वालिटी को लेकर इतना ज़्यादा सीरियस हो गए हैं कि दे हैव इवन वर्किंग ऑन देयर ब्रांड नेम। आप अक्सर आपने जो है वो देखा होगा बड़े बड़े शॉप्स के अंदर, जेंडर्स हो गया और इस तरह के बहुत सारे और भी हैं, उन्होंने बाकायदा दीवार के ऊपर अपने नाम को जो है ना वो बाकायदा एक लोगो की फॉर्म के अंदर बनाया हुआ है। और आपके दोस्त यार जब स्टोरीज शेयर जो है वो करते होंगे, तो खाना तो वो बाद में खाते हैं, जाने से पहले वो एक बाहर उनके लोगों के साथ जो है वो स्टोरी एक जो है वो पिक्चर खींच के अपने इंस्टाग्राम पे लगा देते हैं। अब आवाम का कल्चर पैटर्न चेंज होना स्टार्ट हो गया है। मेरा ख्याल है आपके ख़ानदान में जिस सारे बुज़ुर्गों ने मिल के जितना बाहर खाना खाया होगा, उतना आप लोगों ने अब तक जो है वो खा लिया होगा, क्योंकि अब हमारी आवाम का जो प्रेफरेंस है, कल्चर है, वो चेंज होना स्टार्ट हो गया है। ट्रैवलिंग आसान हो गई है, बिजनेसेस के बारे में इंफॉर्मेशन पहले के मुकाबले अब ज़्यादा स्पीड से मिल रही होती है। आई रिमेंबर
बिकॉज ऑब्वियसली मैं आपके मुकाबले तो एज का ही हूँ। हमारे ज़माने में जब फेसबुक नया नया यूज़ होना स्टार्ट हुआ था, स्प्रेड होना स्टार्ट हुआ था, सो आई रिमेंबर कि आई वॉज टीचिंग सिमा बैक देन एंड मेरे पास मेरी फ्रेंड लिस्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स थे वो कंटिन्यूसली चेक इन कर रहे थे एक नए चाइनीज़ रेस्टोरेंट का, और मैं बार बार रोज़ जब भी फेसबुक खोलता था तो मुझे उसका नाम नज़र आता था। सो मैंने एक दिन क्लास के अंदर पूछ लिया जो है भाई ये रेस्टोरेंट है, क्या चीज़ है, क्या कहानी है। उन्होंने कहा सर आउट क्लास है, आप ज़रूर जाएँ, ट्राई करें। और मैं गया, मैंने ट्राई किया, और नो डाउट वहाँ पे रश था, मुझे वेटिंग में वेट करना पड़ा। ये वो टाइम था जब मुझे उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद ये एहसास हुआ कि अब हम उस फेस में एंटर हो गए हैं जहाँ पे बिजनेसेस, रेस्टोरेंट बिजनेस की बात कर रहा हूँ फिलहाल, बिजनेसेस और प्रोडक्ट का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो अब उस स्पीड से स्प्रेड नहीं होता जिस स्पीड से हमारे अम्मा अब्बा के दौर में हुआ करता था, जब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसे प्रोडक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। कस्टमर अब जा रहा है, अपनी पिक्चर, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी एक्टिविटी को शेयर कर रहा है, जिसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि रेस्टोरेंट्स के बिजनेस में या किसी भी बिजनेस के अंदर उनकी जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है, जो स्प्रेड है, वो ज़्यादा स्पीड से बढ़ गया। ठीक है ना। तो हो क्या रहा है कि अब हमारी वैल्यूज़, प्रेफरेंस ज़्यादा स्पीड से चेंज हो रही हैं। कह रहे जनाब in the short term social attitudes and habits are also affected by fashion। बहरहाल कल्चरल फैक्टर में कह रहा है these are the customs, tradition and collective behavior of people in a given country। इसने सिर्फ बिहेवियर का वर्ड लिखा है, लेकिन प्लीज आप अपने पास इसको सही कर लीजिएगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फैशन ट्रेंड्स, मार्केट एक्टिविटी, इन्फ्लुएंसिंग एक्शन एंड डिसीजन। बहुत शॉर्ट बात की है, एमएफए का पेपर बीएम के पेपर से बाहर निकला है, और वो सारी की सारी जो है स्टोरी है वो आपको एसपीएम के अंदर भी मिल जाएगी। याद रखें, किसी भी मुल्क के कल्चर में उनकी कलेक्टिव हिस्ट्री शामिल होती है। हम पाकिस्तान में, हमें अभी आज़ादी मिले हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, उससे पहले ब्रिटिश रूल जो है वो हुआ करता था। तो वो इतने सालों की जो हिस्ट्री हमारे पास जमा हो रही है, हमारे मुल्क का लीगल सिस्टम, हमारे मुल्क की जो गवर्नमेंट है उसकी प्रेफरेंस, ये सब कुछ मिल के हमारा जो है वो कल्चर बिल्डअप कर रहा होता है। सर तीसरा उसने बोला डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एंड प्लीज़ कीप इन माइंड डेमोग्राफिक इज़ एक्चुअली अ स्टडी ऑफ द ब्रेकअप ऑफ द सोसाइटी। आपकी सोसाइटी में कितने एथनिक ग्रुप हैं, पंजाबी, कश्मीरी, बलोच, पठान, सिंधी वगैरह। आपकी सोसाइटी के अंदर इनकम ग्रुप जो है वो किस लेवल से हैं, आपकी सोसाइटी के अंदर जेंडर बैलेंस जो है वो कितना है, बूढ़े लोग कितने हैं, जवान लोग कितने हैं। ये बहुत काम की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन की बेस पर कंपनीज अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग, प्रोडक्ट का स्टाइल, प्रोडक्ट की मार्केटिंग, लोगो, मैसेज, ये सब जो है वो डिसाइड कर रही होती है। कह रहे डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर कंसर्न्ड विद द स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, द साइज ऑफ द सोसाइटी, द स्प्रेड ऑफ द सोसाइटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी। स्प्रेड से मुराद ये है कि आपके मुल्क में लोग शहरों में जो है वो कितना रहते हैं, गाँव देहात में जो है वो कितना रहते हैं। जाहिर सी बात है प्रोडक्ट की डिमांड का इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। सर याद रखिएगा, यहाँ पर एक छोटी सी बात मैं आपके पास ऐड करूँगा। सोशल फैक्टर्स के अंदर जब हम डेमोग्राफी की बात कर रहे होते हैं, तो पाकिस्तान की मैं आपको मिसाल ये दूंगा कि पाकिस्तान में जितनी भी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल हों कि लोकल कंपनीज हों, दे नो कि इन सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान एंड इंडिया बोथ, देयर इज़ अ सिस्टम, देयर इज़ अ वैल्यू ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम। हमारे यहाँ लोग जॉइंट फैमिली के अंदर जो है वो रह रहे होते हैं। हो सकता है कि आप ये बोलें कि सर हम तो जॉइंट फैमिली के अंदर नहीं रहते, लेकिन हमारे शहर में आज भी जो है वो कल्चर है कि जहाँ पे जॉइंट फैमिली में लोग नहीं रह रहे, वहाँ पे ताया खाला एक ही इलाके के अंदर जो है वो रह रहे होते हैं। या अगर आप अपने अम्मा अब्बा के घर में भी रह रहे हैं तो इट्स काइंड ऑफ अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। सही है, आपके दादा उस घर में नहीं है, बाकी सारे भाई उस घर में नहीं है। नॉर्मली होता ही है कि फैमिलीज में जब साइज़ बहुत बड़े हो जाते हैं और फिजिकल स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो अलग अलग घरों के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। बट द वेरी फैक्ट दैट वी आर लिविंग विद आवर फैमिली, विद आवर पेरेंट्स, इज़ एक्चुअली एक इंडिकेशन कि हम बेसिकली अपने फैमिली सिस्टम के अंदर जो है वो रहना प्रेफर कर रहे होते हैं। सर इसका इम्पैक्ट क्या आता है? कंपनीज इन बातों को यूज़ करती है। कंपनी अपनी मार्केटिंग के अंदर, अपने प्रोडक्ट्स ऑफरिंग के अंदर देख रही होती है कि सोसाइटी का जो है वो टोटल मूवमेंट किस तरफ मूव कर रही है। फॉर इंस्टेंस आपने ये चीज़ जो है वो नोट की होगी कि क्योंकि हमारे जो लोकल पाकिस्तान के कल्चर में फैमिली वैल्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत सारी कंपनीज ने इस फैक्ट को बाकायदा यूज़ किया। मैंने चंद एग्जाम्पल आपके सामने वो की हैं प्रेजेंट, KFC और कोका कोला, सबवे, मैकडोनल्ड्स, बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट में आपने फैमिली पैक, फैमिली मील, इस तरह के नाम जो है वो सुने होंगे। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे नो, कंपनीज आर अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि हमारे यहाँ क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर आप कस्टमर के उसी फैक्टर को टच करने जाओगे तो कस्टमर आपको ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करेगा। सिमिलरली देयर आर सम प्रोडक्ट्स जिनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर पाकिस्तान में
चाय का बिजनेस खोलने जा रहे हैं तो आपको पता है, सर्टेन है कि भाई हमें इसके अंदर जो है वो पैसा मिलना ही मिलना है। बहुत सारे वेस्ट के मुल्कों में वहाँ पे लोग चाय के बजाय कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग चाय पीना पसंद करते हैं क्योंकि हमारे पास एक पास टाइम है। इनफैक्ट मज़े की बात ये बताऊँ, ये चाय का पास टाइम भी हमारे शहर में, कराची में थोड़ा ज़्यादा है बाकी शहरों के मुकाबले। ऑल दो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये लेक्चर देखते देखते बोल रहे हो सर क्या बात कर रहे हैं, कॉफ़ी शॉप भी जो है वो खुलना स्टार्ट हो गए हैं। लेकिन अगर आप गौर करें तो हमारे शहर में जो कॉफ़ी शॉप्स खुल रहे हैं वो एक स्पेशल कैटेगरी को जो है, एक क्लास को जो है वो कैटर कर रहे होते हैं। वो एक मास मार्केट का प्रोडक्ट नहीं है। और अगेन ये फ्लेवर भी, ये टेस्ट भी लोगों ने अभी रिसेंटली डेवलप करना स्टार्ट किया। और क्योंकि ये डेवलप होते होते अब वो क्लास बढ़ गई है, तो आपने देखा होगा कि कोल्ड कॉफ़ी के बहुत सारे ब्रांड खुलना स्टार्ट हो गए। इनफैक्ट सिर्फ ब्रांड नहीं, उन्होंने बाकायदा अपने रेस्टोरेंट भी जो है वो बिल्डअप करना स्टार्ट कर दिए। सर आपसे मैंने कुछ देर पहले कहा था कि जनाब इस सारी वैल्यूज़ के अंदर डेमोग्राफिक एनालिसिस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सर आए जरा उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। कह रहे जनाब डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर अनकंट्रोलेबल। आप लोगों की एज, लोगों का जेंडर, इथनिसिटी, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऑल दो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी क्लासिकल एग्जांपल आपको याद होगी कि OLX जो एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, उन्होंने सबसे एक इंटेलिजेंट काम ये किया था। वैसे तो उनसे पहले भी बहुत सारी कंपनीज ने किया है, लेकिन उन्होंने एक काम जो है ना वो बिलबोर्ड की फॉर्म में किया था और पूरा शहर भर दिया था कि उन्होंने अपने बेच दे के मैसेज को सिंधी लैंग्वेज में और डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर जिस शहर में, जिस सूबे में बिलबोर्ड लगा रहे थे वहाँ पे प्लेस करना स्टार्ट कर दिया। सिमिलरली आप में से कुछ लोगों को शायद याद होगा कि वो एक बबल गम हुआ करती थी डिंग डोंग के नाम से, और उन्होंने एक बाकायदा म्यूज़िक थीम जो है वो अपने पास बिल्डअप जो है वो अपने पास एक म्यूज़िक थीम जो है वो एक इश्तिहार के अंदर प्लेस की थी। इनफैक्ट मुझे याद पड़ रहा है कि एक दफ़ा पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैं मैच देख रहा था, तो उस म्यूज़िक थीम को मैंने देखा कि वो उन्होंने पश्तो के अंदर भी किया हुआ है, सिंधी के अंदर भी किया हुआ है, सेम म्यूज़िक थीम है। अब नॉर्मली जब हम छोटे हुआ करते थे, तो क्योंकि हमें वो ज़बान नहीं समझ आती, तो हम म्यूज़िक देख के आइडेंटिफाई कर लिया करते थे, बट इट वॉज इंजीनियस, क्योंकि ये बात के अंदर तो कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई कन्फ्यूजन जो है वो नहीं हो सकती कि जब आप लोगों से उनकी ज़बान में बात कर रहे होते हैं तो आपका मैसेज ज़्यादा जो है वो हिट कर रहा होता है। कह रहा है दीज आर अनकंट्रोलेबल फैक्टर इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। डेमोग्राफी इज द स्टडी ऑफ की स्टैट्स अबाउट द सोसाइटी और अ सर्टेन सेगमेंट सच एज देयर एज, सच एज देयर जेंडर, रेस, एथनिसिटी, लोकेशन वगैरह वगैरह। कह रहे डेमोग्राफिक हेल्प द बिजनेस डिफाइन द मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जाहिर सी बात है, जिस मुल्क में बच्चे ज़्यादा हैं वहाँ बच्चों के हवाले से प्रोडक्ट्स बहुत होंगे। जिस मुल्क में एजिंग प्रॉब्लम है वहाँ जाहिर सी बात है प्रोडक्ट्स उसी हवाले से चेंज हो रहे होंगे। इसकी एक क्लासिकल एग्जाम्पल अगर आप देखें तो बहुत सारे मुल्क अपनी पॉलिसी मेकिंग में बाकायदा ये चेक कर रहे होते हैं, मेक श्योर कर रहे होते हैं कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे यहाँ एज रेट और डेथ रेट किस हिसाब से मूव कर रहा है। देयर आर सर्टन कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड, पोलैंड इज़ वन एग्जाम्पल, जापान इज़ वन एग्जाम्पल, जहाँ पे एजिंग पॉपुलेशन का प्रॉब्लम अब इतना बढ़ चुका हुआ है कि और नंबर ऑफ न्यू बर्थ इतना स्लो हो चुका हुआ है कि उनके यहाँ मरने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस में जा रही है, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी डेंजरस थिंग फॉर दीज कंट्रीज। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये जितने भी साउथ एशियन जितने भी आपके पास हैं कंट्रीज़, इनके यहाँ उल्टा हिसाब किताब है। इनका बड़ा मसला ये है कि हमारे पास क्योंकि पॉपुलेशन के परसेंटेज में यंगर पॉपुलेशन परसेंटेज के अंदर बहुत है। मैं दोबारा बता दूं, परसेंटेज के अंदर बहुत है। वैसे तो आप हमारी सोसाइटी के अगर बुढ़े बाबे भी जो है वो काउंट करने स्टार्ट करें तो शायद वो बहुत सारे मुल्कों की आबादी से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारी आबादी का साइज़ बहुत है, लेकिन परसेंटेज में हमारे पास यंगर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो हमारी गवर्नमेंट जब पॉलिसी मेकिंग जो है वो कर रही होती है तो उनका इशू ये होता है कि यार हम पॉलिसी ऐसी बनाएं कि हम अपने यंग टैलेंट को जो है वो यूज़ कर लें, उसको कहीं ना कहीं वो जॉब के लिए जो है वो इस्तेमाल में लेकर आएँ, टैलेंट पूल जो है वो करें बिल्डअप। ऑल दो इन यूरोप उनका प्रॉब्लम जो है वो कुछ और है। उनके यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उनके यहाँ बूढ़े अफराद ज़्यादा हैं और उनके यहाँ यंग लोग जो है वो कम हैं। तो उनके पास पॉलिसी मेकिंग में इशू ये आ रहा है कि यार हम ऐसी क्या पॉलिसी बनाएं कि हमारे पास वर्क फोर्स हो, हमारे पास लोग हों जो टैक्स पे कर रहे हों। जब भी आपने देखा होगा दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने इमिग्रेशन ओपन करी हुई है, उनके ओपन करने का बड़ा रीज़न ये है कि इट्स अ बिजनेस प्रॉब्लम फॉर देम, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपको मोहब्बत के अंदर बुला रहे। सर ये एक बड़ी अच्छी हरकत, आप चाहें तो सर्च करके देख सकते हैं। मैंने छोटा सा एक आर्टिकल गार्डियन न्यूज़पेपर का बाहर जो है वो निकाला हुआ है। पाकिस्तान में वी ऑल नो स्कूल इज़ अ ह्यूज बिजनेस, ठीक है ना। हमारे यहाँ क्योंकि पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा यंगर लोगों के ऊपर है, तो हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एक्चुअली अ वेरी बिग बिजनेस। बिल्कुल वैसे ही जिस तरह हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बिजनेस को एक बड़ी इंडस्ट्री जो है वो समझा जाता है, अच्छे खासे लोग जॉब कर रहे हैं। यूके के अंदर
ओल्ड होम्स का बिजनेस उसी साइज का बहुत बड़ा बिजनेस है। इट्स अ 16 बिलियन पाउंड इंडस्ट्री, और आप देख सकते हैं कि वो ये बता रहे हैं कि 4,10,000 कस्टमर एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर कुछ देर पहले आपने लेक्चर में कहा था कि पाकिस्तान की परसेंटेज के अंदर बूढ़े अफराद कम है, वरना हमारे बूढ़ों की आबादी मुल्कों की आबादी से भी बहुत होगी। तो अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 4,10,000 कस्टमर यूके के अंदर हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग बहुत ईजिली ये पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सर पाकिस्तान में तो बूढ़े अच्छे खासे हैं। बट देन अगेन, हमारे सोशल फैक्टर्स के अंदर, हमारे कल्चर के अंदर, हमारी फैमिली वैल्यूज़ के अंदर, हम अपने बूढ़ों को ओल्ड होम्स में जमा करवाना प्रेफर नहीं करते। हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे बूढ़े हमारे साथ रहें। तो याद रखें, कंपनीज की इन्वेस्टमेंट का, प्रोडक्ट ऑफरिंग का, वहाँ की कल्चर और डेमोग्राफिक बैलेंस, सोसाइटी, सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है ना। सिमिलरली सर, आपकी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम और सोशल स्टेटस भी सोसाइटियल फैक्टर्स के अंदर आ रहा होता है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी एक बात रीड करूंगा और फिर 2-3 एग्जांपल आपको दूंगा जो आपने रिसेंटली ऑब्जर्व की होंगी। कह रहे जनाब, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज अफेक्ट कंज्यूमर स्पेंडिंग सच एज पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। These issues demand special attention from business on business, as they have to develop policies, support system and informative program to address them, and also consider these factors while introducing products and services in the market. Businesses are also expected to create as many job opportunities as possible to contribute to the government's role in addressing these issues. This could add to the financial burden on the business. पिछले 1 साल में हमारे मुल्क में जितनी इन्फ्लेशन हुई है, आपने हर बंदे को शिकायत करते हुए जो है वो सुना होगा। एंड ऑब्वियसली ऐसा है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हर इनकम ग्रुप के ऊपर पड़ा है। बट एट द वेरी सेम टाइम देर आर सर्टेन ग्रुप्स जिनकी इनकम कोविड के बाद से एक्चुअली कम होने के बजाय बढ़ना स्टार्ट हो गई है। ऑब्वियसली ये पूरे पाकिस्तान को तो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता, लेकिन ये मैं आपके सामने 3 रीसेंट आर्टिकल जो है वो प्रेजेंट कर रहा हूँ अलॉन्ग विद देयर डेट्स, और आप तीनों आर्टिकल के अंदर जो है वो चेक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ बेसिकली कार सेल्स बढ़ना स्टार्ट हो गई है कम होने के मुकाबले, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने रिसेंट प्राइस हाइक जो है वो चेक किए होंगे। ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल आपके सामने जो है वो कट करके प्रेजेंट की है, वरना हमारे यहाँ अगर आप हाई एंड रेस्टोरेंट्स के अंदर जाएं तो वहाँ भी रश है। तो याद रखें, जो मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बात बोली थी जब हम इकोनॉमिकल फैक्टर कर रहे थे डिस्कस, कि जिस तरह एक्सचेंज रेट का बढ़ना या गिरना सबके लिए एक जैसा नहीं होता। कभी कभार अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर मैनी फ्रीलांसर्स। सिमिलरली सोसाइटी इनकम ग्रुप में अगर वेल्थ गैप बढ़ रहा है, while it is bad for many businesses, it could become good for few businesses. पाकिस्तान में बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं जिन्होंने इस हाई एंड मार्केट को कैटर करके अपनी इनकम को जो है वो इंक्रीज किया है। तो ये आपके पास एक छोटी सी जो है वो डिस्कशन है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ये देखते हैं कि ये सारे फैक्टर मिलके एक केस स्टडी के अंदर हमने किस तरह से यूज़ करने हैं। थैंक यू।